अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र जानने से पहले हम जानेंगे हम कोई भी उद्योग लगाते हैं तो उसमें मूलभूत कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यकता होती है। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए पहले जमीन और भवन की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है कि उसके लिए क्या क्या मशीनरी चाहिए, क्या क्या औजार चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। तीसरी चीज आती है कच्चा माल, यानी उस उद्योग के लिए कौन सी कच्चा माल की आवश्यकता होती है। अगली आवश्यकता आती है श्रमिक की आवश्यकता आती है, उस उद्योग में काम करने वाले श्रमिक की आवश्यकता होती है। और आगे आता है कि बिजली पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अन्य कई भी उद्योग के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। और इस औद्योगिक इकाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है किसी वस्तु को बनाना। जब यह वस्तु बन जाती है तो यह किसके पास जाता है? मार्केट में भेजा जाता है, जहां मार्केट में ग्राहक उस वस्तु को क्या करते हैं जी? खरीदते हैं और उपयोग करते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र में हम सेवाओं का भी उपयोग करते हैं। जैसे हमारे समाज में वकील, डॉक्टर, एडवाइजर आदि मौजूद होते हैं, जिनसे हम विभिन्न तरह की सेवा लेते हैं। तो कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में किसी वस्तु का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के अलावा सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रतिक्रियाओं का सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र कहा जाता है। हम संक्षेप में चर्चा करें तो चर्चा करेंगे कि सीमित संसाधनों को असीमित तरीका से किस तरह उपयोग किया जाए। इसके बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब दूसरी तरफ चर्चा करें, अर्थशास्त्र में केवल मौद्रिक एवं मुद्रा संबंधित आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थशास्त्र में हम लोग आर्थिक गतिविधियां के अध्ययन के साथ उसके नियम, विनियम एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां के साथ उसके नियम, विनियम एवं उसके प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। स्पष्ट है? अब इस आर्थिक गतिविधियां से किसी देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम होता है, उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र होते हैं। मान लिया जाए अर्थव्यवस्था में चीन की अर्थव्यवस्था ले ले, भारत की अर्थव्यवस्था ले ले,
अमेरिका की अर्थव्यवस्था ले लें, तो इन अर्थव्यवस्थाओं में कई क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें केवल और केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, उपभोग का अध्ययन करते हैं। स्पष्ट है? प्राथमिक क्षेत्र में वैसे क्षेत्र आते हैं, यानी वैसे वस्तुएं आती हैं जो प्राकृतिक द्वारा हमें दी जाती है और जिसका उपयोग हम करते हैं। स्पष्ट है? यानी प्राकृतिक द्वारा जैसे वस्तु दी जाती है, ठीक हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं। मान लीजिए खनन कर रहे हैं, खनन से हम कोयला निकाल रहे हैं, तो ये हमारा, चूंकि मशीन लगाकर हम उसे खुदाई कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है जी? कोयला ही मिल रहा है। तो संक्षेप में हम समझ जाएं कि प्राकृतिक द्वारा दी गई वैसी वस्तुएं जिस रूप में प्रकृति दे रही है, हम उसी रूप में उसको उपयोग करते हैं। ऐसे क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के एग्जाम्पल देख लीजिए। कृषि से उत्पाद, खनन से कोयला, खनिज लवण, इसके अलावा जानवरों का मांस, जानवरों का दूध, चट्टानों से पत्थर, ये सब क्या हुई जी? हमारी प्राथमिक क्षेत्र हुआ। अब द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन द्वारा प्राप्त ऐसी वस्तुएं, ध्यान देंगे, प्राकृतिक संसाधन द्वारा प्राप्त ऐसी वस्तुएं जिसको मशीनरी द्वारा, मशीन से उसका रूप को चेंज करके दूसरे रूप में बदल दिया जाता है और जो हमें उत्पाद में प्राप्त होती है, जो हमें उत्पादन मिलता है, उससे उत्पादन को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। यानी उद्योग में जो प्रोडक्शन होता है, अब प्रोडक्शन होने के बाद जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती है, वह द्वितीयक क्षेत्र की वस्तुएं कहलाती है। जैसे मान लिया जाए कि हमने गेहूं लिया, अब उस गेहूं को मशीन में डाल करके उसको मैंने दलिया में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे उत्पाद क्या होंगे जी? द्वितीयक क्षेत्र के उत्पाद होंगे। स्पष्ट है ना? मान लीजिए कि मैंने प्राथमिक क्षेत्र से कॉटन लिया और उसको फैक्ट्री में उसको मैंने कपड़ा में कन्वर्ट कर दिया, तो वह क्या होंगे जी? द्वितीयक क्षेत्र होंगे। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं, सिंपल समझ लेंगे कि उद्योगों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से मशीनरी प्रक्रिया द्वारा उसको जब तैयार माल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है, तो ऐसे उत्पाद को द्वितीयक क्षेत्र का उत्पाद कहलाते हैं। अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र में मेनली मुख्य रूप से सेवा वाले क्षेत्र आते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, पुलिस वाले हो गए, उसके बाद बैंक हो गया, बीमा हो गए, उसके बाद से रियल एस्टेट हो गए। तो वैसे क्षेत्र जिसमें सेवा का उत्पादन होता है, लोगों को सेवा दिया जाता है, होटल हो गए, गेस्ट हाउस हो गए, क्लियर है ना? तो ऐसे क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं चतुर्थ क्षेत्र के बारे में। चतुर्थ क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सेवा के साथ साथ विशेष
योग्यता यानी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर से ध्यान देंगे, वैसे क्षेत्र जिसमें सेवा के साथ साथ विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, उस क्षेत्र को चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक अनुसंधानकर्ता जो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसको विशेष ज्ञान होती है जिसके बदौलत वह अनुसंधान की कार्रवाई संपन्न करता है। सूचनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, सूचनाओं के बारे में विश्लेषण किया जाता है, कोई किस तरह की सूचना हो सकती है, और इस पर व्यापक अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जो है चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। एग्जाम पूछ सकता है, सूचनाओं का अध्ययन, सूचनाओं का संग्रहण और सूचनाओं का विश्लेषण किस क्षेत्र का विषय वस्तु है? तो ध्यान देंगे, ये विषय वस्तु चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा जो हम एसआईपी में करते हैं, आजकल एसआईपी चलता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो पैसा कहाँ खर्च करना है, किस किस संस्था में डालना है, ताकि वह 10 साल या 20 साल के बाद ज्यादा पैसा हमें दे। तो ऐसे म्यूचुअल फंड भी जो चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा जो सांख्यिकी विद जो डाटा विश्लेषण करते हैं, वे भी चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अर्थशास्त्र में आर्थिक समीक्षा सरकार का निकलता है। तो समीक्षा क्या होती है? डाटाओं का अध्ययन किया जाता है, डाटाओं पर विश्लेषण किया जाता है और डाटाओं का प्रकाशन किया जाता है। स्पष्ट है, किसी कंपनी की रूपरेखा, किसी व्यक्ति का पोर्टफोलियो का अध्ययन करना है, उसकी रूपरेखा का अध्ययन करना है, तो इसके बाद इसको भी हम चतुर्थ क्षेत्र में मानते हैं। ऐसे काम करने वाले व्यक्ति, इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति व्हाइट कॉलर कहलाते हैं। कौन कॉलर कहलाते हैं? व्हाइट कॉलर, यानी उसको विशेष सेवा तो दे ही रहे हैं और उनको विशेष ज्ञान दिया। अब आते हैं पंचम क्षेत्र। तो पंचम क्षेत्र ऐसी सेवा क्षेत्र होती है जिसमें बहुत विशेष ज्ञान होती है, आवश्यकता होती है, बहुत एक्सपर्ट, एकदम मतलब कोई व्यक्ति जो 20-20 साल 25-25 साल उस क्षेत्र में अध्ययन कर लेता है, उस क्षेत्र का एकदम बहुत विशेषज्ञ हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसे सेवा देने वाले व्यक्ति को पंचम क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। जैसे वैज्ञानिक हो गए, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, वो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा कोई बड़े बड़े कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, वो भी क्या होते हैं? बहुत विशेषज्ञ होते हैं, वो आपके एक्सपर्ट हो गए। ऐसे विद्वान यानी ऐसे ज्ञानवान लोग को हम गोल्ड कॉलर कहते हैं। लोग किसी भी कंपनी के डायरेक्टर रहते हैं, किसी भी संस्थान के निदेशक रहते हैं, तो ये पंचम क्षेत्र में आते हैं। तो हम देखें कि अर्थव्यवस्था में कुल कितने क्षेत्र होते हैं? 5 क्षेत्र होते हैं। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। जिसमें प्रथम क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन से वस्तु आती है, द्वितीय क्षेत्र क्या आती है? प्राकृतिक संसाधन से वस्तु है जिसको मशीन द्वारा, उद्योग द्वारा उसको रूप को बदल करके उसको उपयोग के लिए बनाई जाती है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा आते हैं, और चौथे क्षेत्र में सेवा के साथ साथ स्किल आती है, ज्ञान आती है, और पांचवें क्षेत्र में सेवा के साथ साथ विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह हमारे अर्थशास्त्र के 5 क्षेत्र होते हैं। अब चर्चा करते हैं कॉलर के बारे में। तो कॉलर 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं व्हाइट कॉलर, एक होते हैं गोल्ड कॉलर और एक होते हैं ब्लैक कॉलर। तो व्हाइट कॉलर वैसे व्यक्ति होते हैं जो किसी संस्था में सेवा देते हो और उनको किसी विषय पर ज्ञान प्राप्त हो। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सब क्या कहलाते हैं जी? ये व्हाइट कॉलर होते हैं। गोल्ड कॉलर वैसे होते हैं
जो किसी क्षेत्र में कई वर्षों तक अनुसंधान करके उस क्षेत्र में विद्वान हो जाते हैं, उस क्षेत्र में महारत को हासिल हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को गोल्ड कॉलर कहा जाता है। ये व्यक्ति जो होते हैं किसी संस्था के डायरेक्टर, निर्देशक या पथ प्रदर्शक होते हैं। इनके गाइडलाइन में वो संस्थान काम करते हैं। ब्लैक कॉलर वो होते हैं जो सरकार के कानून के विपरीत अवैध रूप से जो काम करते हैं, जैसे गांजा, अफीम, चरस हमारे देश में बैन है, वे काम करते हैं तो वो क्या है, ब्लैक कॉलर है। हथियार हमारे देश में बैन है, अगर हथियारों की सप्लाई करती है, अगर वो कारोबार करते हैं तो ब्लैक कॉलर कहलाते हैं। अब हम जानेंगे अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिससे हम हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। एक होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। आखिर में व्यष्टि और समष्टि क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक छोटी इकाई या एक उद्योग के छोटा पार्ट या किसी व्यक्ति के दुकान के या किसी व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्लियर? यानी अर्थशास्त्र का वैसा क्षेत्र जिससे किसी एक यूनिट का या एक इकाई का या एक संस्थान का या एक व्यक्ति का, उसके प्रतिष्ठान का अध्ययन किया जाता है। उसके आर्थिक गतिविधियां का अध्ययन जिस शास्त्र द्वारा किया जाता है उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसमें यह भी हो सकता है कि मान लिया जाए कोई एक उद्योग हो और उस उद्योग में कई सेक्टर होते हैं, जैसे कि उत्पादन का सेक्टर अलग होता है, जो माल तैयार हो गई उसकी भंडारण का सेक्टर अलग होता है, जो कच्चा माल है उसका सेक्टर अलग होता है, जो लेबर काम कर रहे हैं उसका देख रेख करने अलग सेक्टर होते हैं। तो मान लीजिए किसी उद्योग के कई सेक्टरों में से इसके अंतर्गत एक सेक्टर का भी अध्ययन किया जा सकता है। एक व्यक्ति किराना दुकान चला रहा है या मॉल चला रहा है, उसका भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। यानी किसी एक व्यक्ति का या एक इकाई का जो अध्ययन किया जाता है आर्थिक गतिविधियां का, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, एक होते हैं आय व्यवहार सिद्धांत, एक होते हैं कीमत सिद्धांत। माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से कितने घटक होते हैं? तीन। कौन कौन? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, आय व्यवहार सिद्धांत, कीमत सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत है क्या? मान लिया जाए अशोक कुमार नामक एक व्यक्ति है जो किसी संस्थान में काम कर रहा है, उसकी 20,000 सैलरी है।
वह इस 20,000 सैलरी में वह अपने महीने में कहाँ कहाँ खर्चा करे कि ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि की यानी उसकी सारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। जब इस चीज का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं जी? आय व्यवहार सिद्धांत। यानी जब किसी व्यक्ति के आय मिलती है तो उस आय में वह किस हिसाब से वह व्यवहार करता है, कहाँ कहाँ वह खर्च करता है ताकि उसको अधिकतम आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, उसे ही आय व्यवहार सिद्धांत कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब देखिए उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी क्या कर रही है? मान लीजिए कोई कंपनी बिस्कुट उत्पादन कर रही है, तो कई तरह के बिस्कुट पैदा कर रही है, कर रही है ना। अब वो देख रहा है कि हमारा कोई खास बिस्किट जो है मार्केट में काफी बिक रहा है और वह जो है जनवरी में काफी बिक रहा है, तो वह क्या करेगा कि वह कंपनी के मालिक जनवरी में वो बिस्किट का प्रोडक्शन बढ़ा देगा ताकि उसको एकदम लाभ की प्राप्ति हो। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादक व्यवहार सिद्धांत में कोई कंपनी का मालिक, कोई कंपनी का नियोक्ता यह देखता है कि कैसे और किस वस्तु का उत्पादन करें कि उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो जाए। स्पष्ट है? और तीसरा आता है कीमत सिद्धांत। क्या आता है? कीमत सिद्धांत। तो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है क्योंकि टोटली कीमत पर फोकस करती है। अब दूसरी तरफ चर्चा करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। स्पष्ट है? जब अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी बड़े भूभाग के औद्योगिक प्रतिष्ठानों, उसके रहने वाले लोगों, उसके आर्थिक क्रियाकलापों, उसके आय के बारे में जब विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी भारत में जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होंगे उसको क्या बोलेंगे जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। यानी इसमें किसी खास एक इकाई का नहीं अध्ययन किया जाता है, जबकि इसमें बहुत इकाई को एक साथ अध्ययन किया जाता है कि इसे आय एवं रोजगार सिद्धांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? आय एवं रोजगार सिद्धांत कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। आपने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि इसके 3 घटक होते हैं, इसके अन्य कई घटक होते हैं। अब हम सीखेंगे अर्थशास्त्र का स्वरूप यानी उसका वर्गीकरण। अर्थशास्त्र को कितने वर्गों में बांटते हैं? तो आपने सुना होगा कि एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्पष्ट है? अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? किसी देश की ऐसी अर्थव्यवस्था, किसी देश का
ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उस देश में जो औद्योगिक इकाई होते हैं, उस औद्योगिक इकाइयों पर सरकार अपना नियंत्रण नहीं रखती है। उस औद्योगिक इकाई पर नियंत्रण उसके मालिक का रहता है। ऐसे अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में है। ऐसे उद्योगवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में जो उस उद्योग या कंपनी के जो मालिक होते हैं, वे क्या होते हैं? वही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिससे कंपनी का या उनकी लाभ होती है। ऐसे अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें पूंजी की प्रधानता दी जाती है और वस्तु जो उत्पादन होते हैं उसका कीमत का निर्धारण बाजार करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है, किसी खास मालिक का उद्योग पर नियंत्रण रहता है। उसका मेन लक्ष्य क्या होता है जी? वही वस्तु का उत्पादन करना जिससे ज्यादा पूंजी का अर्जित किया जाए, और जो वस्तु का उत्पादन होता है उसका बाजार पर छोड़ दिया जाता है। बाजार के हिसाब से कीमत निर्धारण होती है। ध्यान देंगे, ये चीज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। अब वही बात की चर्चा करेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। किसी देश की ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके औद्योगिक इकाइयों पर सरकार की सीधे नियंत्रण होती है। सरकार वही काम करता है जो वहां की जनता के लिए हित हो, उसके लाभ के लिए हो। स्पष्ट? उसके बाद उस वस्तु का जो उत्पादन होता है उसका कीमत निर्धारण सरकार करती है, न कि बाजार करता है। इसके दो पार्ट होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं समाजवादी और एक होते हैं साम्यवादी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी औद्योगिक इकाई जो सरकार के कंट्रोल में होती है, उसका मेन उद्देश्य होता है कि उसकी जनता को हित में रह करके उत्पादन हो और उसको लाभ दिया जाए। और स्पष्ट? जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आवश्यकता के हिसाब से उसको लाभ और सुविधा दी जाती है। क्लियर है ना? तो ये रहे आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था। ऐसे प्रचलन जो है, ऐसा प्रचलन पहले भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन से पहले था। सोवियत संघ में 1991 से पहले था। ऐसी व्यवस्था चीन में थी। क्लियर है ना? अब तीसरी चीज चर्चा करेंगे हम, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कुछ उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण होता है और कुछ उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। यानी कहने का मतलब है कि जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण हो, ऐसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसा प्रचलन कहां पर है? भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भूमिका के आधार पर अर्थशास्त्र का स्वरूप
यानी अगर जिस देश में 50% से अधिक लोग अगर प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, यानी प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र में काम कर रहे हो, ऐसे अर्थव्यवस्था को कृषक अर्थव्यवस्था यानी खेती बाड़ी वाली अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरी आती है औद्योगिक क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जिसमें 50% से अधिक लोग, कहा कितने परसेंट से अधिक लोग, 50% से अधिक लोग अगर उद्योग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो ऐसे अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। तीसरी आती है सेवा क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जिसमें 50% से अधिक लोग सेवा के क्षेत्र में आते हैं, वैसे ऐसे क्षेत्र को सेवा वाले अर्थव्यवस्था कहा जाता है। के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटते हैं, योजनाबद्ध और एक गैर योजनाबद्ध। तो मान लिया जाए अगर कोई देश अपने जितने भी आर्थिक गतिविधियां होती है, यानी औद्योगिक उत्पादन, उसके सेवाओं का उत्पादन, उसके गरीबी उन्मूलन का प्लान, जो भी हो वह एक योजनाबद्ध तरीका से काम करती है, तो ऐसे योजनाबद्ध वाले अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। जैसे भारत, ठीक है ना। भारत में पहले पंचवर्षीय योजना था, अब नीति आयोग द्वारा प्लान बनाया जाता है स्पष्ट। इसके उलट जब किसी देश का कोई योजना नहीं होता है, जैसे तैसे चलता रहता है, ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। क्लियर? तो उम्मीद है कि हमारी ज्ञान की बातें आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद।